नमस्कार साथियों, आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और आपका पहला जो मेन पेपर है वो है हिंदी का 4 तारीख को। और अगर बात करते हैं हिंदी की तो सेक्शन सी को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सीधे 18 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आता है। और बात करें 18 नंबर के इन क्वेश्चंस की तो समस्या आ जाती है कि हम कौन से क्वेश्चन पढ़ें कौन से ना पढ़ें, क्योंकि किताब में बहुत सारे क्वेश्चन इस सेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको देख करके एग्जाम में जाना ही जाना चाहिए। और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी मददगार होगा, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये वीडियो बोर्ड में जरूर मददगार साबित होगा। तो चलिए देखें, पहला जो क्वेश्चन है डियर, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो भाई बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को केवल मंगल अवसरों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उसे शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित वाद्य बना दिया था, वाद्य यंत्र बना दिया था। वे शहनाई को शुभ अवसरों और शोक दोनों में समान भाव से बजाते थे, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता था। ये आपको यहाँ जो आंसर राइटिंग स्किल है, जिस तरीके से आंसर आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू दी पॉइंट, एकदम सटीक, एकदम टॉपर्स जो है इसी तरीके से आंसर की राइटिंग करते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, नंबर कटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगटोक के निवासी अत्यंत परिश्रमी, अनुशासित और आत्मसम्मानी है। वहां के लोग अपने श्रम से जीवन यापन करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते, यानी कि वो आत्मनिर्भर होते हैं। उनके परिश्रम और स्वाभिमान के कारण ही गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, इसके बारे में बताना है। तो भाई संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, साहित्य आदि। वे स्वयं सामने न आकर के मुख्य व्यक्ति को सफल बनाने में सहयोग करते हैं और पर्दे के पीछे रह करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। जो उत्साह कविता है, एक्चुअली पूछ रहा है कि कविता का जो शीर्षक उत्साह है उसको उत्साह क्यों रखा गया नाम। तो कविता में जो कवि है, कवि ने बादल को गर्जना के माध्यम से लोगों में साहस, ऊर्जा और नवीन चेतना भरने का संदेश दिया है। यह कविता जनमानस में जोश, उमंग पैदा करती है, इसीलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीकता के साथ आपने इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखेंगे। कवि के अनुसार फसल केवल खेतों में उगी उपज नहीं है, बल्कि किसानों के परिश्रम, पसीने, त्याग और आशा का परिणाम है। यह प्रकृति और मानव श्रम के सामंजस्य से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, नवाब साहब का चुप रहना, बार बार खिड़की से बाहर देखना और लेखक की बातों पर ध्यान न देना। 3 बातें, चुप रहना, बार बार खिड़की से बाहर देखना और लेखक की बातों पर ध्यान न देना, उनके उदासीन हाव भाव को दर्शाता है। इससे लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब बातचीत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। कौन सा चैप्टर है ये हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग, व्यंग का मतलब है टिप्पणी यानी कि कटाक्ष करना। तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे प्रेम के बंधन से मुक्त हैं, यानी उनको प्रेम हुआ ही नहीं है। इससे व्यंग यह निहित है कि गोपियां प्रेम के सुख दुख में बंधी हुई है, जबकि उद्धव इस पीड़ा से अनजान है कि प्रेम की जो पीड़ा होती है वो क्या है। और बात यह है कि उद्धव जो है, जो कृष्ण के बिल्कुल करीब रहते हैं और कृष्ण को प्रेम का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, और उनके पास रहने के बावजूद भी उद्धव अपने आप से जो है प्रेम से बिल्कुल कैसे अछूते रह गए। जैसे उसी प्रकार से तुलना भी आगे चल करके वो करती हैं कि भाई जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भीगते नहीं हैं, और जैसे तेल वाली गगरी जो है
उसमें पानी उसको छूता नहीं है, उसी तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डुमरांव जो है बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। मेन सबसे पहला की पॉइंट आपको यही लिखना है, डुमरांव बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि, और यहीं से शहनाई की महान परंपरा विकसित हुई है। वो अलग बात है कि बिस्मिल्लाह खां जो है डुमरांव में नहीं रहे, वो चले गए थे अलग जगह पे। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमरांव को विशेष सम्मान और स्मरण के साथ याद किया जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां ने ही शहनाई को बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचाया था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इनको जरूर आपने पढ़ के जाना है, और निश्चित ही यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चश्मे वाला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखता था। उसके नेतृत्व, त्याग और देशभक्ति के कारण लोग उसे प्रेम पूर्वक कैप्टन कहने लगे थे। बस सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, कविता में फसल उगाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई? तो आपको उन तत्वों को याद रखना है, कौन कौन से? मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश और किसान का श्रम। ये आवश्यक तत्व हैं, इनके बिना फसल संभव नहीं है। कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या सिखाया या क्या सीख दी, यहां पर क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो मां ने बेटी को आत्मसम्मान, धैर्य, सहनशीलता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना सिखाया। याद रखना, आत्मसम्मान, धैर्य, सहनशीलता, इन शब्दों को याद रखना है, आपने अपने आंसर में इनका जिक्र करना है। आत्मसम्मान, धैर्य, सहनशीलता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना सिखाया। उसने यह भी सिखाया कि स्त्री को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। वेरी की पॉइंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और प्रेम पूर्वक शासन करना होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। चार बातें, प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, प्रेम पूर्वक शासन करना और अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। ये चार बातें हैं जो राजा के धर्म को दर्शाती हैं, जो गोपियों के अनुसार, राइट। अगला क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है? तो आंसर लिखेंगे, श्वेत पताका शोक और शांति का प्रतीक है, जबकि रंगीन पताका उत्सव और विजय और आनंद के अवसरों की ओर संकेत करती है। एकदम सटीक टू द पॉइंट लिखना है, आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड या जिसे नरकट भी कहते हैं, रीड या नरकट क्या है और ये कहां पाई जाती है? दो पार्ट में इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो नरकट एक प्रकार की घास है, ध्यान देना, ये एक प्रकार की घास है जो कहां मिलती है? नदियों, तालाबों और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका उपयोग छप्पर, बांसुरी आदि बनाने में होता है। ये एक्स्ट्रा आपको आंसर में 4 चांद लगाने वाली बात यहां पे लिख दी गई है। और लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने रखा हुआ यहां पे, कभी बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है भाई? तो कवि चाहता है कि बादल की गर्जना लोगों में साहस, क्रांति और जागृति उत्पन्न करे। क्या? साहस, क्रांति और जागृति उत्पन्न करे। वह केवल हल्की वर्षा नहीं बल्कि परिवर्तन का संदेश देना चाहता है, इसीलिए कविता का शीर्षक ही साहस रखा गया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, एक लाइक हमको थम्स अप के साथ में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।